25 जून 1975 पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे एक सफदरजंग रोड पर भारत की तात्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आवास पर पहुंचे। तब उन्हें पहली बार ये मालूम चला कि इंदिरा गांधी भारत को एक शॉक ट्रीटमेंट देने पर विचार कर रही हैं। यूं तो सिद्धार्थ इंदिरा गांधी के दोस्त थे, लेकिन उस दिन उन्हें किसी खास काम से यहां बुलाया गया था। दरअसल सिद्धार्थ शंकर रे एक जाने माने वकील और संविधान के विशेषज्ञ थे। उन्हें इंदिरा गांधी ने खास तौर पर एक ऐसे उपाय को खोजने के लिए बुलाया था जिससे आने वाले दिनों में भारत में सब कुछ बदलने वाला था। तब पहली बार सिद्धार्थ शंकर रे ने ही भारतीय संविधान के सबसे विवादास्पद प्रावधान के बारे में जानकारी दी। ये था भारतीय संविधान के भाग 18 में स्थित आर्टिकल 352। उन्होंने इस आर्टिकल का जिक्र करते हुए कहा कि अगर इसका इस्तेमाल किया जाता है तो इसके जरिए देश में आपातकाल लगाकर देश को चलाने वाली पूरी की पूरी शक्तियां केंद्र सरकार के हाथों में लाई जा सकती हैं। उन्होंने एक तकनीकी पहलू को समझाते हुए बताया कि आर्टिकल 352 का इस्तेमाल भारत में पहले भी 1962 और 1971 के समय हुई लड़ाइयों के वक्त किया जा चुका है, लेकिन वो सभी बाहरी लड़ाइयों की वजह से लगाए गए थे। और अब जो आपातकाल वो लगाने की बात कर रहे थे वो इंटरनल इमरजेंसी यानी आंतरिक आपातकाल था, जो देश के अंदर फैली आंतरिक अशांति को आधार बनाकर लगाया जाने वाला था। इंदिरा गांधी के साथ सिद्धार्थ शंकर रे, संजय गांधी और हरियाणा के तात्कालिक मुख्यमंत्री बंसी लाल सहित कई अन्य दूसरे राजनेता और उनके कुछ खास लोग शामिल थे। आखिरकार सबके बीच ये सहमति बनी कि संविधान के आर्टिकल 352 के तहत भारत में आंतरिक आपातकाल लगाया जाना ही सही है। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। कैथरीन फ्रैंक अपनी किताब इंदिरा में लिखती हैं, इंदिरा गांधी ने सिद्धार्थ शंकर राय से कहा कि वो आपातकाल के इस प्रस्ताव के साथ तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के पास जाएं। लेकिन सिद्धार्थ शंकर ने इसका यह कहकर विरोध किया कि वे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, न कि देश के प्रधानमंत्री, और यह शोभा नहीं देता कि वे इस प्रस्ताव को लेकर राष्ट्रपति के पास जाएं। उन्होंने इंदिरा से कहा कि उन्हें खुद इस प्रस्ताव के साथ राष्ट्रपति के पास जाना चाहिए। इसके बाद इंदिरा और सिद्धार्थ शंकर रे शाम 5:30 बजे राष्ट्रपति भवन पहुंचे और उन्होंने सारी बात तात्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को समझाई। राष्ट्रपति ने उनसे पूछा कि क्या इसके अलावा कोई उपाय नहीं रह गया है। इंदिरा का जवाब था नहीं। आखिर उन्होंने इंदिरा से कहा कि आप इमरजेंसी के कागज भिजवाइए। इसके बाद इंदिरा गांधी के सचिव पीएन धर ने अपने टाइपिस्ट को बुलाकर आपातकाल की घोषणा के प्रस्ताव को डिटेक्ट कराया और फिर सारे कागजों के साथ इंदिरा के निजी सचिव रह चुके आर के धवन राष्ट्रपति भवन पहुंचे। उस दिन आधी रात को भारतीय लोकतंत्र पर काले धब्बे लगाने वाले आपातकाल के कागजों पर भारत के राष्ट्रपति ने अपने हस्ताक्षर कर दिए। जब ये सब हो गया तो इंदिरा गांधी उस भाषण की तैयारी करने लगी जो उन्हें रेडियो पर देश के नाम अपने संबोधन में पढ़ना था। उधर आर के धवन के कमरे में संजय गांधी और ओम मेहता उन लोगों की लिस्ट बना रहे थे जिन्हें गिरफ्तार किया जाना था। ये लोग इस बात की भी योजना बना रहे थे कि अगले दिन कैसे समाचार पत्रों की बिजली काटकर सेंसरशिप लागू कर दी जाए। 26 मई को अगली सुबह 6 बजे कैबिनेट की मीटिंग में सभी कैबिनेट मंत्रियों को आपातकाल की जानकारी दे दी गई और साथ ही गिरफ्तार नेताओं की एक लिस्ट भी सौंपी गई। किसी ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक मंत्री ने सवाल पूछा, वो थे रक्षा मंत्री स्वर्ण सिंह।
उनका सवाल था कि आखिर किस कानून के तहत गिरफ्तारियां हुई हैं। इंदिरा ने उनको संक्षिप्त जवाब दिया, मीसा। मीसा यानी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। कोई मतदान नहीं हुआ, कोई मंत्रणा नहीं हुई। पीएन धर ने अपनी किताब इंदिरा गांधी द इमरजेंसी एंड इंडियन डेमोक्रेसी में लिखा, भारत में इमरजेंसी को मंजूरी देने वाली ये बैठक मात्र आधे घंटे में खत्म हो गई। कैथरीन फ्रैंक लिखती हैं, मीटिंग खत्म होने के तुरंत बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री आई के गुजराल को इंदिरा के कार्यालय के बाहर स्वागत कक्ष में संजय गांधी ने घेर लिया और उन्होंने आदेश दिया कि अब से सभी समाचार बुलेटिन प्रसारित होने से पहले उन्हें सौंपे जाएं। गुजराल ने संजय से कहा कि यह संभव नहीं है। जब इंदिरा मौजूद नहीं थी, संजय ने गुजराल पर उनके मुंह पर आरोप लगाया कि वे अपना मंत्रालय ठीक से नहीं चला रहे हैं। गुजराल ने संजय से कहा कि अगर उन्हें कुछ कहना है तो उन्हें पहले तमीज से बात करनी होगी। उन्होंने आगे संजय से कहा कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और कांग्रेस के साथ मेरा जुड़ाव तुम्हारे पैदा होने से पहले का है। अगले दिन इंदिरा के पुराने मित्र मोहम्मद यूनुस ने इंदिरा के अकबर रोड कार्यालय से गुजराल को फोन किया और उन्हें दिल्ली में बीबीसी कार्यालय बंद करने और उसके संवाददाता मार्क टोली को गिरफ्तार करने के लिए कहा। गुजराल ने यूनुस से कहा कि विदेशी संवाददाताओं को गिरफ्तार करना सूचना और प्रसारण मंत्रालय का काम नहीं है। उसी शाम इंदिरा गांधी ने गुजराल को बुलाकर बताया कि वो उन्हें उनके विभाग से मुक्त कर रही हैं, क्योंकि सूचना मंत्रालय को इन परिस्थितियों में एक अलग और सख्त तरीके से निपटने की जरूरत है। 26 जून की सुबह इंदिरा ने ऑल इंडिया रेडियो पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा, भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। आप सभी गहरे और व्यापक षड्यंत्र से अवगत होंगे जो उस समय से रचा जा रहा है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपनी पुस्तक द ड्रामेटिक डिकेड द इंदिरा ईयर्स में लिखा, मैं 26 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए कलकत्ता में था। जब मैं सुबह करीब 9:30 बजे विधानसभा भवन पहुंचा तो वहां राज्यों के विधायकों, मंत्रियों और राजनीतिक नेताओं से भरा हुआ था। कुछ के पास सवाल थे और कुछ के पास साजिश के सिद्धांत। कुछ ने तो यहाँ तक कह दिया कि बांग्लादेश के मुजीबुर रहमान की तरह इंदिरा गांधी ने संविधान को निरस्त कर दिया है और सेना की मदद से खुद के लिए सत्ता हथिया ली है। प्रसिद्ध लेखक रामचंद्र गुहा अपनी पुस्तक इंडिया आफ्टर नेहरू में लिखते हैं, अखबारों में सेंसरशिप लागू होने के बाद अखबार के खाली पन्नों को तो भरना ही था। अखबार के पन्ने प्रधानमंत्री के भाषणों और सरकार की तारीफ वाली दूसरी अन्य खबरों से भर दिए गए। वे संपादक जिन्होंने गांधी, टैगोर और नेहरू की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और विचारों की आजादी संबंधी लेखों से पन्नों को भरने की कोशिश की, उन्हें तुरंत जेल में डाल दिया गया। शिमला से एक पाठक ने अपने ब्रिटिश मित्र को चिट्ठी लिखी कि हिंदुस्तान के अखबार पूरी दुनिया की खबरें तो देते हैं, लेकिन हमें अपने ही देश की खबरों का पता नहीं चल पाता। हमारे देश की खबरों के नाम पर सिर्फ प्रधानमंत्री का भाषण छपता है। मैंने सोच लिया है कि अब मैं अखबार पढ़ना ही छोड़ दूंगा। 13 अप्रैल 1976 की सुबह को एक बुलडोजर अरुणा असफ अली मार्ग के पीछे तुर्कमान गेट के पास दिखाई दिया। लोग अभी कुछ समझ पाते कि एक के बाद एक दोनों बुलडोजरों ने कार्रवाई शुरू कर दी। दो दिनों के अंदर ही हाल ही में बसी एक झोपड़पट्टी को तबाह कर दिया, जिसमें 40 परिवार रहते थे। इसके बाद बुलडोजर पक्के मकानों की तरफ मुड़ा। इसके बाद इन बुलडोजरों ने करीब 100 और मकानों को तोड़ दिया। इलाके में अफरा तफरी मच गई। आखिरकार महिलाओं और बच्चों का समूह बुलडोजर के सामने आकर खड़ा हो गया। जब लोग बुलडोजर के सामने से हटने को तैयार नहीं हुए तो पुलिस को बुला लिया गया। पुलिस ने लाठी चार्ज किया और लोगों को हटाने की कोशिश की। लेकिन जब वे इसमें नाकामयाब रहे तो उन्होंने आंसू गैस का प्रयोग किया। जवाब में लोगों ने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। पुराने शहर की तंग गलियों में लड़ाई फैल गई। लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। तब पुलिस आंसू गैस के बदले गोली तक चलाने लगी।
एक आकलन के मुताबिक इस झड़प में मरने वालों की संख्या 10 से 200 के बीच थी। पुराने शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया, जो करीब 1 महीने तक इसी तरह लगा रहा। इस बीच एक दौर वो भी आया जब तत्कालीन सरकार द्वारा जबरदस्ती परिवार नियोजन अभियान के नाम पर जवान, बुजुर्ग और यहां तक कि बच्चों तक को पकड़कर जबरदस्ती नसबंदी करा दी गई। आपातकाल से भारत का मनोरंजन उद्योग भी कहां अछूता रहने वाला था। संजय के परिवार नियोजन अभियान के तात्कालिक शिकार लोकप्रिय महान गायक किशोर कुमार भी हुए। नसबंदी के पक्ष में पैसा जुटाने के लिए दूसरे कई गायक और संगीतकार कार्यक्रम करने पर राजी हो गए, लेकिन किशोर कुमार ने मना कर दिया। नतीजतन किशोर कुमार के विविध भारती के कार्यक्रमों पर प्रतिबंधित कर दिया गया। फिल्म सेंसर बोर्ड को यह निर्देश दिया गया कि जिन फिल्मों में किशोर कुमार ने अभिनय किया है या गीत गाया है, उसके रिलीज होने पर पाबंदी लगा दी जाए। संजय गांधी के लोगों ने रिकॉर्डिंग कंपनियों को भी किशोर कुमार के गानों को बेचने से हड़काया। कुल मिलाकर कहा जाए तो ये इतिहास के साथ एक क्रूर मजाक था। यूं तो भारत में आपातकाल 25 जून 1975 को लगाया गया था, लेकिन इसकी कहानी कई दिनों पहले से शुरू हो गई थी। 12 जून 1975 का दिन तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जीवन का शायद सबसे कठिन दिन था। इस दिन उन्हें 3 बड़े झटके लगे। पहला झटका उन्हें तब लगा जब अभी वे अपने कमरे में ट्रे पर नाश्ता कर रही थी कि तभी आर के धवन ने उन्हें खबर दी कि उनके सलाहकार और मित्र डीपी धर के अस्पताल में मृत्यु हो गई है। इंदिरा तुरंत उस अस्पताल में गई जहां धर की मृत्यु हुई थी। दोपहर के करीब जब इंदिरा एक सफदरजंग रोड स्थित अपने घर लौटी, तब पिछले दिन हुए गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके थे। जनता मोर्चा 5 दलों का गठबंधन, जिसमें जयप्रकाश नारायण और मोरारजी देसाई के अनुयायी शामिल थे, ने कांग्रेस को हरा दिया। यह उनके लिए दूसरा बड़ा झटका था। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो उन्हें अब लगने वाला था, जो उनके लिए सबसे ज्यादा विनाशकारी साबित होता। उस दिन दोपहर 3 बजे इंदिरा के सचिवों में से एक एन.के. शेषन को सफदरजंग रोड स्थित टिकर टेप मशीन से खबर मिली कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने फैसला सुनाया है कि इंदिरा गांधी 1971 के आम चुनाव अभियान के दौरान चुनावी कदाचार की दोषी हैं। फैसले ने रायबरेली के सांसद के रूप में इंदिरा के चुनाव को अमान्य कर दिया और उन्हें 6 साल के लिए निर्वाचित पद पर रहने की भी रोक लगा दी। न्यायालय ने पाया कि चुनावों के दौरान इंदिरा गांधी के पूर्व निजी सचिव यशपाल कपूर ने इंदिरा के एजेंट के रूप में काम किया। इसके अलावा इंदिरा गांधी पर यह भी आरोप तय किए गए कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के अधिकारियों का उपयोग राज्य में अपनी रैलियों के लिए मंच बनाने और लाउड स्पीकर लगाने के लिए किया था। 1971 के चुनावों के बाद आए परिणामों में राजनारायण इंदिरा से 1 लाख से अधिक मतों के अंतर से हार गए थे। इसके बाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अपने पद पर नहीं बनी रह सकती हैं और कांग्रेस पार्टी को सरकार चलाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए 20 दिन का समय दिया जाता है। भारत की न्यायपालिका, जिसकी शक्ति को इंदिरा की सरकार ने लगातार कमजोर करने का प्रयास किया था, ने आखिरकार पूर्ण न्याय कर दिया। इसके बाद 24 जून को जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो न्यायाधीश कृष्ण अय्यर ने दिल्ली में घोषणा की कि इंदिरा पद पर बनी रह सकती हैं, लेकिन संसद में तब तक मतदान नहीं कर सकती जब तक कि उनकी अपील का निपटारा नहीं हो जाता। 25 जून को जयप्रकाश नारायण ने नई दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल रैली आयोजित करने का आह्वान किया। रामलीला मैदान में जेपी ने जब ओजस्वी कवि रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध पंक्तियां सिंहासन खाली करो कि जनता आती है से शुरुआत की तो पूरी सभा गूंज उठी। फटे अतल पाताल की झर झर झरे मृत्यु अंबर से, झेल कलेजे पर किस्मत की जो भी नाराजी है, खेल मरण का खेल मुक्ति की ये पहली बाजी है। इससे पहले इंदिरा गांधी अपनी डेस्क पर रखी उन खुफिया रिपोर्ट को पढ़ चुकी थी जिसमें इस रैली के बारे में तमाम बातें बताई गई थी।
और इसके बाद सिद्धार्थ शंकर रे के साथ तात्कालीन इंदिरा गांधी इस नतीजे पर पहुंची कि वो भारत को एक शॉक ट्रीटमेंट देंगी और यहीं से आपातकाल ने भारतीय इतिहास के सबसे खराब और भयानक संवैधानिक संकट को जन्म दिया। जब लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए तो भारतीय जनता ने भी इंदिरा गांधी को आपातकाल का बड़ा करारा जवाब दिया। भारत के इतिहास में पहली बार कांग्रेस बुरी तरह हार गई। इंदिरा गांधी खुद रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र में अपने पूर्व प्रतिद्वंद्वी राजनारायण से अपमानजनक रूप से हारी। उनके बेटे संजय गांधी तक अमेठी से हार गए। उत्तर प्रदेश के पूर्व नेहरू परिवार के गढ़ में कांग्रेस 84 सीटों में से एक भी जीतने में विफल रही। कैथरीन फ्रैंक इंदिरा में लिखती हैं, 20 मार्च की रात को भारत ने इतनी खुशी मनाई जितने उससे 30 साल पहले अंग्रेजों से आजादी की पूर्व संध्या के बाद से नहीं मनाई गई थी। देर रात तक ढोल बजते रहे, लोग सड़कों पर नाचते रहे। इंदिरा गांधी के पतन का जश्न मनाते हुए आसमान में आतिशबाजी की गई। इतिहास हमें इस बात के लिए अमूल्य सबक देता है कि हम उन गलतियों को दोहराने से कैसे बचें जिनके कारण हम अतीत में सबसे निचले पायदान पर पहुंचे थे। आपातकाल लागू करना एक ऐसा ही काला प्रकरण था। हम अपने अतीत के उस काले अध्याय को याद रखें, इसके लिए भारत सरकार ने हर वर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने का संकल्प लिया। इस साल 25 जून को इमरजेंसी की बरसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करते हुए इस दिन के बारे में लिखा, आज का दिन उन महान पुरुषों और महिलाओं को श्रद्धांजलि देने का है जिन्होंने इमरजेंसी का विरोध किया था। इमरजेंसी के काले दिन हमें याद दिलाते हैं कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने मौलिक स्वतंत्रता का हनन और भारत के संविधान को कुचला था, जिसकी सभी भारतीय इज्जत करते हैं। भारत में लगा आपातकाल निश्चित रूप से हमारे संविधान पर एक समय का सबसे बड़ा संकट था, लेकिन आज के समय संविधान हत्या दिवस के रूप में ये हमें हमेशा ये याद दिलाता रहेगा कि अपने लोकतंत्र और संविधान के प्रति हमारी जिम्मेदारी सिर्फ इसके पालन करने तक सीमित नहीं, बल्कि एक सतर्क नागरिक के रूप में भी इसकी निगरानी करते हुए अपना योगदान देने की है। अतुल शाह, डीटी न्यूज़।